तो आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में? किसी को जंगबंदी को अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। मजलूम कश्मीरी मोदी सरकार के चुंगल से आज़ादी हासिल करने में अगले साल तक कामयाब हो जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बादशाह अपनी रियाया पर इस कदर जुल्म करता था कि उसकी रियाया मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में आबाद होना शुरू हो गई। जब मुल्क में आवाम की तादाद कम हो गई तो मुल्क की आमदनी भी कम होना शुरू हो गई और एक वक्त ऐसा आ गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि तमाम सरकारी खजाना देखते ही देखते खाली हो गया। और ये एक फितरी उसूल है कि जब भी ताकतवर मुल्क किसी मुल्क को कमज़ोर होता देखता है तो क्या होता है कि वो उस कमज़ोर मुल्क पर हमला कर देता है। और यहाँ भी बादशाह के जुल्म की वजह से मुल्क तबाहाल हो चुका था, जिसकी वजह से उस मुल्क के दुश्मनों ने जब ये सूरत हाल देखी तो उनके दिल में इस कमज़ोर मुल्क को फतह करने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेने लगी। अच्छा, जालिम बादशाह के जुल्म की वजह से अवाम उससे मुतनफ़िर हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह ताबेदार नौकर भी मालिक की मेहरबानी और शफकत ना करने पर भाग जाता है, जालिम मालिक के जुल्म की वजह से बागी भी हो जाता है, ठीक इसी तरह जालिम बादशाह की वजह से अवाम उससे बागी हो गई थी। लेकिन बादशाह मगरूर का मगरूर और जालिम का जालिम मेरा तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, एक दिन उस बादशाह की महफिल में उसको पैगाम देने के लिए एक इबरतनाक अंजाम पर कहानी पढ़ी गई ताकि शायद सुनने के बाद जालिम बादशाह अपने जुल्म से बाज आ जाए। अच्छा, इस कहानी में दोनों बादशाहों का जिक्र था, एक ईरानी बादशाह और दूसरा मिस्री बादशाह। ईरान का बादशाह बहुत जालिम था, जबकि उसके मुकाबले में मिस्री बादशाह आदिल और रियाया का ख्याल रखने वाला था। उसने ईरान के जालिम बादशाह को शिकस्त देकर उसकी हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। उस मिस्री बादशाह ने किस तरह कामयाबी हासिल की और ईरान के जालिम बादशाह को किस तरह शिकस्त हुई, ये सब तफसीलात उस इबरतनाक अंजाम पर मबनी कहानी में बताई गई। अच्छा, जब कहानी ख़त्म हुई तो जालिम बादशाह के एक वज़ीर ने बादशाह के ज़मीर को जगाने की कोशिश की और वज़ीर ने बादशाह से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मिस्र के बादशाह के पास कोई ख़जाना नहीं था, ना ही उसके पास कोई बड़ा लश्कर था, लेकिन वो इसके बावजूद वो जालिम और ताकतवर ईरानी बादशाह के खिलाफ कामयाबी हासिल करने में कामयाब कैसे हो गया? जालिम बादशाह के पास अपने वज़ीर के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोश रहा। फिर बादशाह की खामोशी देखते हुए वज़ीर खुद ही बोल उठा कि ईरानी अवाम खुद मिस्र के बादशाह की हिमायत के लिए उठ खड़ी हुई थी और उसको इस कदर मजबूत कर दिया कि उसे हुकूमत मिल गई। जब रियाया ईरान के जालिम बादशाह के खिलाफ मुत्तहिद हो गई तो फिर उसकी सारी अकड़, जुल्म और गरूर खाक में मिल गया। वज़ीर ने बादशाह को ईरान के जालिम बादशाह की पूरी कहानी बताई और बादशाह को कहा कि कहीं आपका इरादा भी तो यही नहीं है कि आपके जुल्म की वजह से आपकी अवाम आपको यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दे। अच्छा, फिर वज़ीर ने बादशाह को नसीहत करते हुए कहा कि बेहतर यह है कि आप अपने लश्कर को जान से पालें, क्योंकि कोई भी बादशाह अपने लश्कर के बल पर ही हुकूमत करता है। बादशाह ने वज़ीर की सारी बातें सुनी और सुनकर कहा कि तुम मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे अवाम मुझसे राज़ी हो जाएं, खुश हो जाएं। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अपनी अवाम के साथ प्यार और अच्छे सलूक के साथ पेश आएँ, उनके हकूक़ का ख्याल रखें, उन पर जुल्म करने से बाज आ जाएं, ताकि वो आपके साए के नीचे रहने में किसी किस्म का कोई खौफ, किसी किस्म का कोई दबाव महसूस ना करें और आपकी आवाम बेखौफ होकर अपनी मर्ज़ी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। वज़ीर ने बादशाह से कहा कि जालिम कभी भी ज़्यादा देर तक हुकूमत नहीं कर सकता, क्योंकि भेड़िया कभी बकरियों की हिफाजत नहीं कर सकता, बल्कि भेड़िया तो बकरियों को हड़प कर जाता है। इसी तरह जो बादशाह जुल्म की बुनियाद रखता है वो खुद अपनी हुकूमत की तबाही की बुनियाद रख देता है। अच्छा, बादशाह को वज़ीर की नसीहत पसंद नहीं आई और उसने रहम दिल वज़ीर को गुस्से में कैद करवा दिया और यूँ बादशाह अपने जुल्म से बाज नहीं आया और वो वक्त आ गया जब उस जालिम बादशाह की रस्सी खींच ली गई। हुआ कुछ यूँ कि उस जालिम बादशाह के चचा के बेटे ने उससे मुतालिबा कर दिया कि इस मुल्क में उसके बाप का भी हिस्सा है, क्योंकि जालिम बादशाह से अवाम चूँकि निजात चाहते थे, इसलिए उन्होंने जालिम बादशाह के चच्चे के बेटे का साथ दिया और यूँ उसने अवामी हिमायत के साथ उस जालिम बादशाह के तख्त से उतार दिया। ना सिर्फ तख्त से उतारा, हुकूमत पर कब्जा किया, बल्कि बाद में उसने जालिम बादशाह को कत्ल भी करवा दिया। अब इस कहानी का नतीजा क्या निकलता है? सीधा सीधा कि जिसके पास इख्तियार होता है और वह कमज़ोरों पर जुल्म करता है तो मुसीबत पड़ने पर उसका दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। रियाया से मोहब्बत और रहम दिली का मामला पेश नज़र रखने से हुकूमत और हुक्मरान को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता, क्योंकि अवाम ही बादशाह का असल लश्कर होती है और एक हुक्मरान को ये चाहिए कि वो कमज़ोरों से खैर खाई करे, ज़माने की सख्तियों से खौफ खाता रहे। अच्छा, जालिम की जो ताकत है हमेशा साथ नहीं रहती, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जाकर जालिम अपने अंजाम को पहुंच ही जाता है
और ऐसे ही एक जालिम शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी, जो बहुत तेज़ी के साथ अपने अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। इंसानी जानों का कत्ल उस मोदी के सर पर है। गुजरात में उसने मुसलमानों पर अपने जुल्म का कहर ढाया। मोदी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए एक मोहलिक बीमारी बन चुका है और इस बीमारी को जड़ से उखाड़ देने में ही पूरी इंसानियत की बका है। अच्छा, मोदी के शर से हिंदू भी महफूज नहीं है। पंजाब के सिख किसानों का माशी कत्ल भी इसी दरिंदे ने किया। ये भेड़िया, बाकायदा एक भेड़िया है नरेंद्र मोदी। मकबूजा कश्मीर में भी ये अपनी वहशत का खेल खेल रहा है। कश्मीरियों की जिंदगियां तो पहले ही बहुत मुश्किल में थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद जब उसने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, उसके बाद मकबूजा कश्मीर की मजलूम आवाम पर मज़ीद सांसें तंग होने लगी। इंसानी हकूक़ की पामाली वाले इस काले कानून को अब 3 साल होने वाले हैं। कश्मीरी अपने ही घरों में नज़रबंद है, लेकिन ये जालिम मोदी कश्मीरियों के आज़ादी के जज्बे को किसी सूरत भी नज़रबंद करने में कामयाब नहीं हो सका और इस हवाले से आगे भी इस गीदड़ को मुँह की खाना पड़ेगी। मजलूम जो कश्मीरी हैं वो तो कई दहाइयों से आज़ादी के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं, उनके जज्बे को कोई कम नहीं कर सका और पाकिस्तान के अवाम अपने मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और हर साल जो 5 फरवरी है, इस दिन इनसे यकजहती का इजहार करते हैं और कल चूँकि 5 फरवरी है, कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है और मेरी दुआ है कि अगले साल तक हमें ये दिन मनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मजलूम कश्मीरी मोदी सरकार के चुंगल से आज़ादी हासिल करने में अगले साल तक कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह। सच का सूरज एक दिन तुलू होकर ही रहता है, वो दिन आता है चाहे देर से आए, और जो बातिल है, बातिल के जुल्म की अंधेरी रात के खात्मे का भी एक दिन मुकर्रर होता है, चाहे वो दिन देर से आए लेकिन आकर रहता है। कश्मीर डे मनाने का जो मकसद है, अपने मजलूम कश्मीरी बहनों भाइयों को ये बताना होता है कि वो भारतीय जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अकेले नहीं हैं, तन्हा नहीं है, बल्कि जुल्म के खिलाफ जंग में पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। अच्छा, तकलीफ की बात यह है कि इस जन्नत नज़ीर वादी में मकार दुश्मन ने नहूसत फैला रखी है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने इसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है जब बहुत जल्द भारत का अपना गला कट जाएगा। अखंड भारत का ख्वाब ही नहीं टूटेगा, भारत भी टुकड़े टुकड़े होगा इंशाअल्लाह। ये मैं वैसे ही नहीं कह रही, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी इस जैसे जलाद भारत के नसीब में लिख दिए जाएं तो सोचें वहाँ किसी और दुश्मन की क्या ज़रूरत बाकी रहती है। मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, ये मोदी काफ़ी है भारत के टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए। क्या क्या जुल्म कश्मीर में बर्पा नहीं किया गया, गोलियों की आवाज़ें, आंसू गैस की शेलिंग, पैलेट गन से मासूम बच्चों की बिनाई छीन लेने का घिनौना जुर्म किया गया। क्या क्या जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़े गए बेचारे कश्मीरियों पर, निहत्ते कश्मीरियों पर। तरह तरह की तकलीफ़ों से उन कश्मीरियों को गुजरना पड़ा, लेकिन कुर्बान जाऊं मैं उनके हौसले अज़म पर कि रत्ती भर भी वो अपने आज़ादी के मकसद और मुतालिबे से पीछे नहीं हटे। उनके जज्बे कोई नहीं दबा सका, कोई नहीं कम कर सका। उन्होंने मोदी जैसे जालिम शैतान के आगे सर नहीं झुकाया। हाँ, अपने सर कटवा ज़रूर लिए, लेकिन उनका जो जज्बा है वो नरेंद्र मोदी, इनकी लाखों की तादाद में जो फ़ौज वहाँ पर है काबिज़, ये उनका जज्बा कम नहीं कर सके। तो लिहाजा आज हम सबको, पूरी कौम को सलाम पेश करना चाहिए कश्मीरियों के अज़मत को, उनकी हिम्मत को, उनकी जज्बे को, उनकी बर्दाश्त करने की हिम्मत को, उनकी जज्बे हुर्रियत को। मोदी जैसा घटिया शख्स क्या जाने कि ईमान की ताकत क्या होती है। ईमान की ताकत जिसको नसीब हो वही बता सकता है कि कितनी बड़ी ताकत होती है। ये ईमान की ताकत दौलत से हासिल नहीं होती, ये तो कुदरत की तरफ से अता होती है। कुदरत अता करती है खुश नसीबों को ईमान की ताकत, और ये ईमान की ताकत अल्लाह पाक ने हर कश्मीरी के दिल में डाल दी है, और वो इस ताकत के ज़रिए, इसी ताकत के ज़रिए से अपने मकसद से हार ना मानकर रोज़ नरेंद्र मोदी को शिकस्तें 2-4 करते हैं। और यही वजह थी ना कि मोदी ने घबराहट में, कन्फ्यूजन में 5 अगस्त वाला ये कदम उठा लिया था। लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के मतवालों ने आज़ादी के नारे लगाना नहीं छोड़े। ये कश्मीरी जज्बे से भरपूर नारों की एक झलक का एक क्लिप है, टीम ज़रा चलाइएगा, नाज़रीन ज़रा सुनिएगा। मोदी का बाप भी देगा आज़ादी, मोदी से लेकर रहेंगे आज़ादी। आज़ादी के ये नारे मकबूजाबादी की फ़ज़ाओं में लगते हैं, लेकिन असल में ये नारे मोदी के कलेजे में तीर की तरह लगते हैं। और ये नारे मोदी सरकार को ये पैगाम दे रहे हैं कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, चाहे जितनी मर्जी लाशें गिरा दो, चाहे जितना मर्जी तुम खून बहा लो, लेकिन अब कश्मीरी रुकने वाले नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का पहिया पंक्चर करने वाले हैं।
तुम क्या समझते हो कि तुम रियाज नाइक और बुरहान वानी जैसे बहादुर सिपाहियों को शहीद करके ये जंग जीत जाओगे? मोदी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मकबूजा वादी के कोने कोने में तुम्हारे जुल्म का लावा फटने वाला है। यहाँ पर तुम एक बुरहान वानी शहीद करोगे तो लाखों बुरहान वानी तुम्हारा गिरेबान पकड़ने निकल आएंगे। और तुम किस जोम में हो कि तुम ताकत के बल पर जो मर्जी चाहो हासिल कर लोगे? अब तुम्हारी ताकत को जवाल का ग्रहण लग चुका है। अब तुम्हारे इक़्तिदार की जो ताकत है वो आखिरी हिचकियां ले रही है और तुम्हें अब इस बात का भी अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा, भारत की हुकूमत के खिलाफ तहरीकें आए रोज जोर पकड़ रही हैं। जब जुल्म मिटने वाला होता है ना तो फिर बगावत सर उठाने लगती है और अब यही बगावत नरेंद्र मोदी की थकावट बनती जाएगी। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। चूंकि नरेंद्र मोदी एक गीदड़ है, वो कभी शहरियत के कार्ड के पीछे छुपता है, कभी आर्टिकल 370 के पीछे अपना मकरू चेहरा छुपाता फिरता है। लेकिन अब मोदी का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया देख चुकी है। इसीलिए मोदी अब अपने काले करतूत छुपाने के लिए इसको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि वो ज़माने चले गए जब नरेंद्र मोदी तुम कश्मीरियों पर उनकी ज़िंदगी तंग करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकना करते थे। अब तुम भीगी बिल्ली बन गए हो। अब कहाँ गया तुम्हारा वो घुमंड, वो गरूर, वो तकब्बुर? कहाँ गया तुम्हारा वो गरूर जो सर चढ़ कर बोलता था कि तुमने आर्टिकल 370 को फिर दी है? याद है नाज़रीन आपको? जरा चलाइएगा इसका क्लिप नरेंद्र मोदी का। 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी और यकतरफा इकदाम उठाया और मोदी उस वक्त, आपको उसका लहजा याद है, बड़े गुरूर के साथ, बड़े तकब्बुर के साथ ये दुनिया से कश्मीरियों पर जिंदगी तंग करने का क्रेडिट लेता रहा। मोदी चीख कर दुनिया को क्या बताता रहा कि उसने आर्टिकल 370 को फेयरवेल दे दी है। लेकिन अब दुनिया इस जालिम मोदी की फेयरवेल देखेगी और इसकी फेयरवेल इज्जत वाली नहीं होगी, बहुत जिल्लत वाली होगी। तुम्हारा ऐसा हाल होगा कि तुम अपनी टांगों पर खड़े रहने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा, मोदी मकबूजा कश्मीर की आज़ादाना जो हैसियत है उसको ख़त्म करने का एक फ़ायदा दुनिया को ये बताता है कि अब दहशतगर्द यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। यानी मोदी दुनिया को ये बताना चाहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है और मकबूजा कश्मीर की आज़ादाना हैसियत ख़त्म कर देने से अब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। यानी मोदी दुनिया को मामू बनाना चाहता है, लेकिन इसके धोखेबाजी, इसकी नौसरबाजी अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि दुनिया को ये पता है कि कुलभूषण यादव किसका पालतू था। मोदी तो खुद बड़ा दहशतगर्द है, इसके मुंह से दहशतगर्दी के खात्मे की बातें सिर्फ मजाक लगती हैं और ये पाकिस्तान की साख को इसलिए नुकसान पहुंचाना चाहता है क्योंकि अब इसको ये बात अच्छे से पता है कि अब पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत आ चुकी है जो कदम कदम पर मोदी की हर साजिश को बेनकाब करती है। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हर प्लेटफॉर्म पर के अमन पसंदी के लबादे को उतार फेंका है। चलाइएगा जरा प्राइम मिनिस्टर का क्लिप। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी कश्मीरी कौम से ये वादा किया था कि वो उनके सफ़ीर बनेंगे, हर जगह उनका मुकदमा लड़ेंगे और उन्होंने अमली तौर पर प्रैक्टिकली ऐसा करके दिखाया। इससे पहले कभी भी किसी ने कश्मीर का मुकदमा इतने तसलसल और इतनी बहादुरी के साथ नहीं लड़ा। पहली दफ़ा दुनिया को पता चला है कि कश्मीर में वाकई जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन पर ज़िंदगी तंग की जा रही है और मोदी का झूठ सफारती महाज पर पहली बार इस तरह बेनकाब हुआ है और दुनिया अच्छे से जान चुकी है कि मोदी एक कसाब का नाम है। मोदी इंसान नहीं बल्कि हिटलर है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने आरएसएस और मोदी सरकार के नेक्सस को भी कई मरतबा बेनकाब किया, आपको पता है। और अब प्राइम मिनिस्टर के इस मौक़िफ़ की तायद हिंदुस्तान के अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी कर दी है। राहुल गांधी ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि आरएसएस और मोदी सरकार ने खित्ते को ख़तरे में डाल दिया और हिंदुस्तान को भी खतरे से दो चार कर दिया। अच्छा, इमरान खान साहब ने नरेंद्र मोदी का जो भयानक चेहरा है वो कौम को दिखा दिया और शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी अपने को कश्मीर के मुकदमे को बहादुरी के अंदाज में लड़ने पर खिराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा कुरैशी साहब का क्लिप। जी, सुना आपने, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी जोशीले अंदाज में कहते नज़र आए कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि कश्मीर हो या फिर हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान कोई भी मोदी के शर से महफूज नहीं है। मोदी भारत को क्या कहता है, शाइनिंग इंडिया, लेकिन आज इस सेकुलर भारत में इंसानियत का जो शिराज़ा है वो बुरे तरीके से बिखर रहा है। मोदी के हिंदुस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली की गवाही अब तो दुनिया दे रही है। पहले मोदी अपने जुल्म की वजह से अमरीकी अदालत को भी मतलूब था और अब इसके जुल्म के खिलाफ आवाज़ अमरीकी सेनेट में एक बार फिर से गूंजने लगी है। एक अमरीकी सेनेटर ने
भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों के जो हुकूक सल्ब किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और अमरीकी सेनेटर ने भारत में मुजालिम की जड़ है वो मोदी हुकूमत को करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार की वजह से अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का माहौल जड़ पकड़ है। भारत में मसाजिद और गिरजा घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। अमरीका को चाहिए कि वो भारत में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करे। अब नाज़रीन, भारत को हिंदू बनाने की मुहिम आपको पता है कितनी तेज़ी से जड़ पकड़ रही है और इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात में भी इजाफा हो रहा है। आप ये ज़रा क्लिप देखिए जिसमें कॉलेज की मुस्लिम तलबा को जो कॉलेज की मुस्लिम तालिबात हैं उनको हिजाब की वजह से कॉलेज दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। ज़रा चलाइएगा ये मुस्लिम तालिबात का क्लिप। देखा आपने मोदी सरकार की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद हिजाब के ख़िलाफ़ बाकायदा मुहिम चला रहे हैं। ये रियासत कर्नाटक है, उसके एक कॉलेज में हिजाब करने वाली तालिबात को कॉलेज दाखिल होने से रोक दिया गया है। बाहिजाब तालिबात ने कॉलेज के प्रिंसिपल से दरख्वास्त की कि जी इम्तिहानात नज़दीक हैं इसलिए उन्हें क्लास लेने की इजाज़त दी जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने ये जो स्टूडेंट्स थी तालिबात थी उनकी दरख्वास्त का कोई नोटिस ही नहीं लिया और उन्हें हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और मोदी सरकार क्या कहती कि अगर ये जो तालिबात हैं ये हिजाब उतारने पर रजामंद हो जाएं तो उन्हें क्लास में बैठने की इजाज़त मिल सकती। इसके अलावा भारत में एक और मुस्लिम दुश्मन फैसला ये किया गया कि जी मुसलमान ख़वातीन जो हैं वो पुलिस कैडेट्स के हिजाब करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसी तरह हाल ही में एक स्कूल के प्रिंसिपल को इसलिए मुअत्तल किया गया कि उसने स्कूल में जो तलबा हैं उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी। ज़रा सोचें कि क्या क्या कुछ हो रहा है भारत में। फिर इसी तरह एक और ख़बर सामने आई, वो ये कि जी हिंदू इंतहा पसंदों ने स्कूल में बच्चों को जुमा पढ़ने से रोक दिया। फिर इसी तरह हिंदू रहनुमा मुस्लिम यूनिवर्सिटियों के क़याम पर भी अपनी सियासत चमका रहे हैं। और तो और भारत की एक रियासत में इंतहा पसंद हिंदुओं का इज्तिमा हुआ जिसमें मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए उकसाने की मुहिम शुरू कर दी गई। इसके अलावा सरकारी खबर रसां इदारे APP के मुताबिक इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के उन्वान से जारी ताज़ा रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि मीडिया की आज़ादी की सबसे ज़्यादा बुरी जो सूरत हाल है वो मकबूजा कश्मीर में है, जहाँ सहाफ़ियों को अक्सर थानों में तलब किया जाता है। और रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2021 में है सहाफ़ियों का कत्ल और 108 सहाफ़ियों पर हमले भी किए गए थे। अब इस सब जारियत से साबित क्या होता है कि मोदी सरकार फरेब है, धोखा है, जिसको भारतीय एक सहाफ़ी है साक्षी उन्होंने अच्छे से एक्सपोज किया है। ज़रा देखिएगा कैसे उसका भयानक चेहरा दिखा रही है मोदी सरकार का। चलाएगा क्लिप। साक्षी ने क्या खूब कहा है कि मोदी के भारत में मजहब की फांसी लगाई जा रही है और साक्षी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में मोदी सरकार के जुल्म को बेनकाब किया और असल मायनों में इंसानियत की तर्जुमानी की है। अब मोदी का जुल्म मिटने वाला है क्योंकि अब कश्मीरी और हिंदुस्तान की अक़लियतें मोदी को आंखें दिखाते हुए कह रही हैं कि अब मकबूजा कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होने वाला है और ये आज़ादी का सूरज जैसे तुलू होगा तो साफ साफ पैगाम दे देगा कि अब तुम्हारे जुल्म का व्यापार ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रोज़ कबल भारतीय आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान से जंगबंदी इसलिए जारी है क्योंकि भारत ने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए आज पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बयान में कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का यह दावा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए है कि उन्होंने ताकतवर पोजीशन से बातचीत की थी वाज़े तौर पर गुमराहकुन है। अच्छा, तर्जुमान पाक फौज का मज़ीद ये कहना था कि जंगबंदी पर सिर्फ इसलिए इत्तफाक किया गया क्योंकि LOC के तरफ बसने वाले कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर पाकिस्तान को खदशात थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को जंगबंदी को अपनी ताकत और दूसरे की कमज़ोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में वज़ीर दाखिला ने बताया कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। कलअदम तंजीम ने जो शराइत रखी थी वो काबिल कबूल नहीं थी, जबकि सीज़ फायर कलअदम तंजीम ने खुद ख़त्म किया। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अब फिर हमारा वफ़द बातचीत के लिए गया है मगर इत्तलात कामयाब नहीं होंगे। अब कलअदम TTP से जंग होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सारी सूरत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी के लिए 2003 में एक मुआहिदा हुआ था
और उसके बाद हमेशा भारत ने ही सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की और अब उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान से जंग बंदी को अपनी ताकत की वजह बताकर अपनी कौम और दुनिया को सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं। और इनकी ताकत तो जरा सब दुनिया को मालूम है। जब कुछ अरसा पहले लंदन की एक लॉ फर्म ने बरतानवी पुलिस से भारत के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की थी। जी, ना सिर्फ ये बल्कि आप यूँ देखें कि इन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन के जितने ढोंग रचाए वो सारी दुनिया ने देखा। कुलभूषण हमारे पास है जो इस बात का सबूत है। उसके अलावा जब इनके जहाज़ आए तो उनका क्या हशर हुआ वो सबके सामने है। तो ये तो कोई ऐसी ढकी छुपी बातें नहीं है। उसके बावजूद अगर वो ढटाई का सबूत दें और ना माने तो ये अलग बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर DGISPR इसकी वजाहत ना भी करते तो कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये तो दीवार पे लिखी हुई चीज़ें हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो चीन ने किया है, जो पाकिस्तान ने किया है, जो खुद वो आपस में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल क्लियर है बहन। और डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि ये ऐसा झूठ है जो कि सफ़ेद से भी अगर कोई ज़्यादा उजला रंग हो तो उसको कहा जा सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया इसको मानेगी। और पाकिस्तान नहीं तो अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरीके से हम रोज़ इनको जवाब दे रहे थे। वो सही क्या है DGISPR में कि ये तो हमारे अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तान में ये जो ठीक है। अच्छा अजय साहब आगे चलते हैं। पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी की बात अगर मैं करूं तो BLA ने बलूचिस्तान में हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है और हम सब जानते हैं कि कैसे भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करता रहा। कुलभूषण ने भी दुनिया को सब कुछ बताया। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोबारा बलूचिस्तान में ये जो दुश्मन कुव्वतें हैं ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रही हैं? CPEC भी एक वजह हो सकती है। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए? हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जी, वजूहात तो ठीक है। एक आपने बता दी, CPEC वजह है, ग्वादर की डेवलपमेंट वजह है, चीन का पाकिस्तान के करीब होना इसकी वजह है, और दूसरा जो कुछ हिंदुस्तान के साथ हुआ अफगानिस्तान में ये उसकी वजह है। फिर ये कि वहाँ पर चूंकि उनके पास जगह नहीं रही और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग जिद कर रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, वो भी मिल गए इनके साथ जाके, तो कुछ देर के लिए इनको थोड़ा सा सांस मिला है। ये बहुत बड़ी खुला इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर ये छुप सकते हैं, समुंदर के रास्ते इनको लॉजिस्टिक फराहम हो सकती हैं। तो ये एक शाखाना है। लेकिन जैसे मेरे ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि ये कोई बहुत बड़ा गिरोह नहीं है। ठीक है, इन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल हमले किए, ये मानना पड़ेगा, और बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ किए हैं। ये तो हमारा सलाम है अपने शहीदों और गाजियों को कि उन्होंने इनके सारे उसके ऊपर पानी फेर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा देर चलेंगे नहीं। ये देखिए, बात ये है कि जब जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में एक जद्दोजहद होती है तो कौमों की ज़िंदगियों में भी जद्दोजहद होती है। जब आप अपने आप को मनवाना चाहते हैं, आपने देखा है कि आप कैसी जगह पर मोहल्ले वकू आपका कैसा है, आप चीन के नज़दीक जाना चाह रहे हैं, आप CPEC डेवलप करना चाह रहे हैं, ग्वादर डेवलप करना चाह रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि जो मुखालफत होगी उसको बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो ये बलता मैं अपने आपने कहा कि कैसे किया जाए, तो दो बातें मैं करना चाहूँगा ज़िम्न में। नंबर 1, जी प्लीज़, दोस्तों और दुश्मनों को में पहचाने कौन है जिनको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, और लोग भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ डिफेंसिव ना हो। जब आपको पता चल जाए कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है तो पूरा हक इस्तेमाल करें वही दुश्मन के साथ करने का। बस ये दो चीजें आप करें, इंशाल्लाह सब ठीक है। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने दावा किया है कि जी हुकूमत ने एक बार फिर से वफ़द भेजा था लेकिन कलअदम TTP से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं और वो कह रहे हैं जी अब जंग ही होगी। तो आपका तजर्बा क्या कहता है कि मुज़ाकरात के साथ साथ ऑपरेशन भी जारी रखा जाए या सिर्फ ऑपरेशन ही एक वाहिद हल है इन दहशतगर्दों से निमटने का? देखें जी, बहुत अच्छा हुआ कि हुज्जत पूरी होगी। मुज़ाकरात चूँकि अफ़गान तालिबान चाहते थे इसलिए पाकिस्तान ने किए और अपनी कंडीशंस पर कायम रहे, और वो कंडीशन सबको मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माने, हथियार रखें, और जो घिनौने जराइम में मुलव्वस लोग हैं उन पर मुकदमे चलाएंगे। बड़े मेरा ख्याल है कि मुनासिब कंडीशंस हैं पाकिस्तान की। अगर वो नहीं मानते तो ना माने, और वो जिस कमज़ोरी की हालत में है वो या तो वो मिल जाएंगे जाके दाइश के साथ, ये BLA वगैरह के साथ, या मारे जाएंगे या हथियार फेंकेंगे, और तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं। तो अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ के देख लें, पहले भी उन्होंने लड़ के देख लिया, दोबारा आए, देखते हैं कि वो कितने 30 मार खान है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि ये वैसे ही बढ़ के आप देखिएगा विद इन वीक्स वो दोबारा आपसे बात करेंगे और आपकी कंडीशन मानेंगे वो। ठीक है, यानी ये अभी जो बात नहीं की जा रही, अभी ये जो बातें वो नहीं मान रहे, तो आपको क्या लगता है कि ये वो भी अपना एक वज़न रखना चाह रहे हैं, अपना को भरम रखना चाह रहे हैं और दोबारा से कुछ दिनों तक वो बातचीत की तरफ आ जाएंगे?
जी, इसकी इसकी वजह ये है कि जो अभी तक उनमें थोड़ा सा दमखम है वो जी इसलिए है कि गो के वहां पर अफगान तालिबान को कह रहे हैं लगातार कि हम आपको यहाँ जगह नहीं देंगे, लेकिन अफगान तालिबान अभी आपको पता है खुद पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, इकोनॉमिकली अनस्टेबल हैं, जी एडमिनिस्ट्रेटिवली अनस्टेबल हैं। तो जो ही वो स्टेबलाइज होंगे, वो जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करेंगे, वहां उनको जगह नहीं मिलेगी। इधर हमारे साथ लड़ाई करेंगे तो मारे जाएंगे, तो मर्जी उनकी है। ठीक है ठीक है। अच्छा जरा साहब, दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद ऑपोजिशन आजकल आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है और कह रही है कि जी मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान जो है वो शायद अब मौजूद ही नहीं रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो हालात हैं, सूरत हाल है, इन हालात में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्या वाकई सुस्त रवि का शिकार है? देखिए जी, अमल दरामद तो एक टोटल कैपेसिटी होती है हुकूमत की, किसी भी चीज़ पर अमल दरामद करना, यानी कि सुर्ख बत्ती पे ट्रैफिक को रोकना भी अमल दरामद की आपकी जो पावर है उसको ठीक है। शो करता है। तो चूंकि अमल दरामद हमारा हर जगह मौजूद नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि अगर वो कोशिश भी करें तो शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो इदारे हैं उनको रिफॉर्म किए ही नहीं है। जो अमल दरामद करने वाले आर्म्स हैं, जिनके ज़रिए ये सारा काम किया जाता है, वो चूँकि कमज़ोर हैं, इनफेक्टिव हैं, जिसमें पुलिस है, बाकी आपके इदारे हैं, तो कैसे अमल दरामद करेंगे और किस तरीके से करेंगे? अमल दरामद ही तो मेन प्रॉब्लम है, वरना इनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं और इनकी फ़िलॉसफियाँ भी बहुत बड़ी हैं। लेकिन ये एक मसला है, मेरा ख्याल है कि जिस पर इन्होंने गौर नहीं किया और अब इनके पास वक्त नहीं है इस पर गौर करने के लिए। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुल्क की इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब चीन के अहम दौरे पर हैं, जहां पर सी पैक के साथ साथ दीगर अहम मनसूबों पर चीनी क़यादत से बातचीत भी जारी है। सी पैक मनसूबे के हवाले से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि सी पैक पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है। ये मनसूबा दोनों ममालिक के अवाम को ठोस फ़वाइद पहुँचा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब अपोजिशन को कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अपोजिशन जमातें एक बार फिर से सर जोड़कर बैठ गई हैं। अच्छा, सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की ज़ेर सदारत मुत्तहदा अपोजिशन का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के अलावा नवाज लीग और JUI फे के रहनुमाओं ने शिरकत की। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट में हुकूमत को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर तबादला। अब ये देखना होगा कि अपोजिशन पार्लियामेंट के बाहर लॉन्ग मार्च करने में क्या कामयाब होगी या फिर इसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रुकने कौमी असम्बली सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोज़ब साहिबा। कंवल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंवल, IMF से नए कर्ज की मंजूरी के बाद अब दौरा चीन से हुकूमत को कितनी उम्मीदें हैं? क्या अवाम मईशत में बेहतरी की उम्मीद करना शुरू कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फिजा। देखिए, मईशत में तो बेहतरी आ गई है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट ट्रांसलेट होना है आवाम तक, उसमें अब जो है वो बेहतरी आनी शुरू होगी और वो फ्लो स्टार्ट हो गया। तो मईशत तो एक्नॉलेज हो रही है। मईशत तो ब्लूमबर्ग आपका एक्नॉलेज कर रहा है, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिस्ट आपको इसको एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान के लिए दे रहा है, और रोज़ कोई अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आती है। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, इस क्वार्टर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं पिछले साल की निस्बत। पाकिस्तान की पिछले 10 सालों में जो डेकेड ऑफ डार्कनेस था दोनों जमातों का, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उसमें जो दोनों जमातों ने 10 साल में जितनी परसेंटेज दी थी, उससे ज़्यादा परसेंटेज पाकिस्तान ने ये अभी इस 1 साल में दी है एक्सपोर्ट्स की। और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर, कई ऐसी फैक्ट्रीज और ऐसे इंडस्ट्री है जिसके मैं आपसे नाम भी शेयर कर सकती हूँ, जिनको 5-5 जिन्होंने प्लांट्स नए इंपोर्ट किए और वो भी फुल अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं, तो उनको और लाने पड़ रहे हैं। लेबर शॉर्टेज हुई है फैसलाबाद में, स्किल्ड लेबर। तो ये वो ज़माना था जब 2016 में आपका यही ब्लूमबर्ग और आपके यहाँ पे लोकल अखबार जो हैं वो इश्तिहारात छाप रहे थे, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख रहे थे। ये मेरे पास मौजूद है, जिसमें ट्रिब्यून भी लिख रहा था, ब्लूमबर्ग भी, के 5 लाख से ज़्यादा रोज़गार हो गए थे और आपकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई थी। और ये वो ज़माना है जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो आपके मुल्क में वज़ीर आज़म था, और एक उससे भी बड़ा टाइकून जो है वो बिज़नेस का भी और क्या कहते हैं सिंध से, वो आपके मुल्क में प्रेसिडेंट था। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं कि इन दोनों के तो 9000% बिजनेसेस बढ़े और बाकी लोगों के जो है इंडस्ट्री बैठ गई। अच्छा, अब जहाँ तक आपने कहा कि IMF, तो IMF की वजह से फ़र्क तो बहुत आएगा और पॉजिटिविटी भी आएगी। जो मार्केट में से
लोग उठा रहे थे डॉलर को, वो उसमें स्टेबिलिटी आएगी, डॉलर की कीमत भी इंशाल्लाह और नीचे आएगी। जहां चाइना की आपने बात की, क्योंकि ये मेरी मिनिस्ट्री है प्लानिंग डेवलपमेंट और सीपैक प्लानिंग मिनिस्ट्री में पार्क्ड है, तो इस वक्त हमारा बहुत अच्छा फोकस है कि हम वहाँ से इंडस्ट्री को लेकर आए। हमने यहाँ पे इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं और सीपैक के हवाले से उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट का सारा फ्लो और फोकस है। असद उमर साहब ने जाने से पहले अपना बयान भी दिया है कि जिस वक्त आपके पास यहाँ इंडस्ट्री आएगी और इन्वेस्टमेंट आएगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स मज़ीद इन्हेंस होगी, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुख्तलिफ वहाँ के जो टॉप लीडिंग बिजनेसमैन है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी होगी वज़ीर आज़म साहब की, और हम उनके साथ एक बाहमी इश्तराक के हवाले से उनको यहाँ इनवाइट भी करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो इस हवाले से ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इकोनॉमिक टाइज बढ़ाना चाह रहे हैं तमाम दुनिया के साथ। ठीक है कंवल, आप ठीक है, आपने बड़ी डिटेल में बताया, लेकिन कंवल आईएमएफ से कर्ज की मंजूरी के बाद अब ऑपोजिशन क्या कह रही हो बातें, आप लोग तो आए रोज़ सुनते हैं और हर रोज़ सुनते हैं और जवाब भी आता रहता है हुकूमत की जानिब से। तो ऑपोजिशन ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ ने सब कुछ जो था वो आईएमएफ के पास गिरवी रखवा दी है, और जी की कर्ज लेने के लिए तहरीक इंसाफ ने आईएमएफ की जो जायज़ हैं और नाजायज़ हैं तमाम शराइत मान ली हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है ये किस हद तक दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त नहीं है तो जो तासुर दिया जा रहा है इसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, हमारी ऑपोजिशन सर्टिफाइड झूठों पर जो है वो मुश्तमिल है। माशाल्लाह इतने तजर्बाकार हैं कि मुल्क की मईशत क्या पूरे मुल्क का सत्यानाश करने में इनसे ज़्यादा कोई तजर्बाकार नहीं हुआ। इनकी अहलियत यह है कि इनके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ड्रॉप कर गई। इनकी काबिलियत सबसे ज़्यादा ये है कि इंडस्ट्री बंद हो गई, स्टील मिल के साथ वो PIA भी फ्री में देने को तैयार थे। ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ। PTV हो जाए, पाकिस्तान रेडियो हो जाए, पाकिस्तान रेलवे हो जाए, यू नेम इट, पाकिस्तान का कोई इदारा हो जाए, और मोटरवे और जितने मुल्क के एयरपोर्ट्स हैं वो गिरवी मैंने तो और आपने तो नहीं रखवाए थे, वो तो यही अहलियत ज़दा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठ के जाली रिपोर्टें भेजते हैं और जिनको ख़वातीन वाली बीमारियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, माशाल्लाह जेंडर बैलेंसिंग कर रही हैं, ये इनके दौरे हुकूमत में या वो मोहतरम जरदारी साहब के दौरे हुकूमत में ये सारे तमाशे होते रहे। स्टील मिल तो चल रही थी, डिक्टेटर के दौर तक तो चलती आ रही है, आपने भी रिपोर्टिंग की है उस पर, उसके बाद वो क्यों बैठ गई थी? तो इनकी काबिलियत तो यहाँ से आपको नजर आएगी कि पाकिस्तान की जहाँ जहाँ कोई बदहाली, कोई सत्यानाश हो सकता था उसमें ये सनद याफ्ता है। और ये बातें मैंने नहीं की है, ये पूरी दुनिया कहती है। ये पायरेट्स ऑफ पेंट हाउस पायरेट्स, ये मैंने तो नहीं स्टोरियां छापी, आप BBC उठा के देख लें, आप वो एक्लीज हील्स जो उस नवाज शरीफ साहब पे छपी है वो देख लें, और कितनी सारे इंटरनेशनली बैठे हुए ऑथर्स जिन्होंने इनकी सारे काबिलियत के चट्टे खोले, आज तक इन्होंने उनके ऊपर कभी हर जाने के नोटिस नहीं भेजे। तो इनकी बातों पे आप ना जाएं। ठीक है, पाकिस्तान की ठीक है। अच्छा कंवल, हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान की मईशत जो है वो लॉन्ग टर्म में जी डिसिप्लिन हो रही है, हम वो सब एक्शन उठा रहे हैं। और एक चीज सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है, वर्ल्ड बैंक आपको एक क्रेडिट कर रहा है, मैं आपको बड़े बड़े जरीदों के रोटर्स आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा इंडिकेटर ये होता है कि आपके सारे मईशत के जो इशारे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हो, करंट अकाउंट डेफिसिट ना बढ़ा हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो, आपकी जो प्रोडक्ट है वो दुनिया में बिकनी शुरू हो गई और आपको आमदन स्टार्ट होगी है। आप डॉलर कर्जे से नहीं आमदन से लेकर आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी और क्या नवीद होगी और क्या इस पे स्टैंप होगा कि दुनिया आपको मान रही है। और कोरोना का साल है, ये पूरे सदी में ऐसा बड़ा क्राइसिस पेंडेमिक का किसी ने नहीं देखा। इस कोरोना के टाइम पे आप नॉर्मेलिटी इंडेक्स में दुनिया के ममालिक में टॉप 3 में आ रहे हो, तो आपकी इस हुकूमत को जो करप्शन में इंतहाई नाअहल है, PTI की हुकूमत, झूठ बोलने में हम बहुत निकम्मे हैं और मुल्क के साथ दुश्मनी करने में तो हम बिल्कुल ही फारिग हैं, नालायक हैं, निकम्मे भी है, नाअहल है, लेकिन करप्शन में नाअहल है, चोरी में बिल्कुल निकम्मे, हमें बिल्कुल नहीं आती और झूठ हम नहीं बोल सकते। तो उसकी अहलियत को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है, इससे ज्यादा इनके लिए मैं और कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा कंवल, हुकूमत पंजाब ने नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं उनका जायज़ा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, तो आपको लगता है कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में? क्योंकि उनको डॉक्टर तो आपको पता है कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के बगैर इलाज बरतानिया से वापसी शदीद खतरनाक साबित हो सकती है। तो आप लोग क्या कहेंगे कि लंदन में बगैर इलाज के भी वो ठीक नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? माशाल्लाह जी, देखें कैसी बीमारी है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो जाती है, ऑनलाइन आपके जो हैं वो सारे इलाज आ जाते हैं। अगर इसी तरह ऑनलाइन ही रिपोर्टें मंगानी थी और अमेरिका से बैठे हुए डॉक्टर से बरतानिया में बैठ के इलाज कराना था
तो वो तो ऑनलाइन इनको यहाँ पे भी हम अवेलेबल कर देते, जूम पे सारा इलाज हो जाता, ऑनलाइन इलाज हो जाता, ये आजकल तो फेसबुक और दूसरे व्हाट्सएप वगैरह पे भी इलाज हो जाता है। इस तरह की रिपोर्टें तो वहाँ से भी हमें फैक्स कर सकते थे। असल में बरतानिया से वापस आने में वाकई नवाज शरीफ साहब को बहुत खतरा है, क्योंकि जो उनकी मौजें लगी हुई हैं वो अपने लंदन शहर से 240 मील दूर चले जाते हैं, 450 किलोमीटर दूर जाके फैक्ट्रियों के निल्सन जिसको मानते नहीं है, उधर बैठ के तो वो सारी मीटिंग्स ले रहे हैं। और दिल का ऐसा मर्ज है कि जलेबियां उनके सामने पड़ी होती हैं, समोसों के वो बहुत शौकीन है, वो तस्वीरों में आ रहा है कि वो बैठ के खा रहे हैं, बड़े बड़े कढ़ाई रख के खाते हैं, इतने बड़े बड़े देच के बिरयानी के रख के, और केक भी खाते हैं और देच के भी सामने रख के, तो वो दावत हो रही होती है। और बाकी घूमना फिरना उनका मौज लगी हुई है। मसला सारा ये है फिजा, मैं कल गई अडियाला जेल और मैं गई थी वहाँ की खवातीन प्रिजनर्स को मिलने के लिए, क्योंकि जब आपका दौरे हुकूमत हो ना तो ऐसी जगहों को ज़रूर जाके देख लेना चाहिए, कल को बाद में रोना ना पड़े। शुक्र अल्लाह का, इज़्ज़त के साथ गए थे वहाँ पे, अगलों ने हमारे फ़िलहाल तो हमें वेलकम ही किया है, लेकिन जब मैं अंदर गई हूँ मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे इतना दर्द हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई कि यकीन माने मुझे अपने ऊपर भी शर्म आ रही थी कि इतने बड़े बड़े चोरों को हमारी अदालतें जो हैं वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आराम से जाने देती हैं, उनकी ज़िंदगी की हमसे ज़मानतें मानती रही, और वहाँ अंदर ऐसे मासूम और बेगुनाह लोग बंद हैं जिन पे मुकदमे किस बात के हैं कि बाप का कत्ल हो गया है, तो उसकी बीवी और उसकी दोनों बच्चियों के ऊपर किसी खानदान वाले ने पर्चा करा के उन्हें अंदर बंद कर दिया और उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर दिया। वजह क्या है? क्योंकि अदालत से इंसाफ नहीं मिलता। 17-17, 18-18 सालों से जेलों में पड़े हुए हैं, उनको भी तो बाहर निकाल देना चाहिए ना। अगर इनको इतनी मिल रही है, इनको हर तरह के रिलीफ मिल रहे हैं, इनकी झूठी रिपोर्टें आ जाती हैं और ये बाहर से इसलिए नहीं आते कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो ये बेचारे मासूम तो इसी मुल्क के लोग हैं, इसी मुल्क के ये गरीब अवाम है, इन जेलों के मुंह खोल देने चाहिए। ये दोगलापन, ये मुनाफकत, और इस तरह के लोग जो हुक्मरानी करके यहाँ से गए उनसे सवाल ना पूछा जाए तो वो बेचारे बेकसूरों का क्या गुनाह है, या अंदर किस लिए बंद है? किसी ने साइकिल चोरी की हुई है, किसी ने कोई 2000 की या 5000 की चोरी की, ये तो 5-5 हजार नहीं, 30-30, 40-40 हजार अरब के ये चोर डाकू हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, सही, जिन घरों में बैठे हैं वो अच्छा कमल, ये जो मुल्क में पे बनाया और आज तक बता नहीं सके। मेरा इलाका तरसता है अहमदपुर शर्किया। एक चीज सुन ले फिजा, आपका प्रोग्राम, क्योंकि आप दर्दे दिल रखती हैं, मैं आपके प्रोग्राम में बस एक जुमला सुन ले। मेरे इलाके की लिए अगर मैं कोई प्रोजेक्ट्स लेके जा रही हूँ तो वो 1.25 अरब का 2 अरब का प्रोजेक्ट होगा, जिससे मेरी आने वाली 40-40 साल तक नस्लें जो है वो उससे फ़ायदा उठाएंगी। यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, कॉलेजेस के। आप बताएं, इनके तो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब निकला है, तो उनको परवाह कोई नहीं है, जिससे हमारी नस्लें संवर सकती हैं। वो पैसे इनके लिए तो मतलब ऐसे है ना जैसे टॉफ़ियाँ होती हैं। तो ये जुल्म अगर हो रहा है तो नवाज शरीफ साहब को वाकई यहाँ पे बहुत ख़तरा है, क्योंकि अब ना आवाम उन्हें छोड़ेगी और ना इंतज़ामिया छोड़ेगी। अच्छा कमल, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की मैं बात करना चाहूँ तो पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहिबा ने एक सवाल उठाया है कि जी ऐसा लगता है जैसे मुल्क में नेशनल एक्शन प्लान अब मौजूद ही नहीं। और मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट में ये कहा है कि जी ये नाअहल है और नाकाम हुकूमत है, और ये भी पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी से कम नहीं है। तो दोनों खवातीन का जवाब आप क्या देंगे इनकी बात का? देखिए जी, मरियम साहिबा को तो मैं मुंबई अटैक के ऊपर इनके वालिद साहब का लब्बैक कह के उसको गले लगाने का जवाब दूंगी। मरियम साहिबा को तो मैं बताऊंगी कि जब कश्मीर में वो एक झूठा उन्होंने ऑर्केस्ट्रेड अटैक करवाया मोदी की हुकूमत के दौर में, तो वो जो कैंप का अटैक था, तो नवाज शरीफ साहब तो बिस्मिल्लाह करके उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अजमल कसाब उन्होंने मान लिया कि मेरा फूफी का बेटा है और इधर मेरे साथ बचपन में खेलता कूदता रहा और हमने इसको दहशतगर्द बना के भेजा था। तो नालायक, नाअहल और निकम्मे और मुल्क से गद्दारी करने के क्रेडिट आपके वालिद साहब को जाते हैं। आप पहले उठे ना और वो डॉन लीक्स वगैरह देखें और अपना अहाता करें, और रोज़ सुबह उठ के जाके ट्विटर पे बैठने की बजाय मुसल्ले पे बैठ के अपने करतूतों पे अल्लाह से माफ़ी मांगा करें। आपने इस आवाम का सत्यानाश किया है। जहाँ तक शहरी रहमान साहिबा है, मैं सिर्फ उनसे इतना अर्ज़ करूँगी कि आप बराए मेहरबानी एक खत्ते में एक पाकिस्तान का जो सूबा है उसमें आप माशाल्लाह स्टेक होल्डर हैं, तो आप जिस वक्त नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स होती हैं वहाँ तो बढ़ बढ़ के बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बातें करती हैं जब सारे स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं, और बाहर निकल के आप बयानबाजी करती हैं। वहाँ तो आप एप्रिसिएशन कर रही होती हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, और जितनी कुर्बानियाँ हमारी फोर्सेस ने दी हैं
जितने अच्छे तरीके से उन्होंने इनकाउंटर किया और इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है, मैं अभी भी कहती हूँ कि ये नई वेव हम इसको नहीं कहेंगे, ये चंद वाकयात हैं, इसको भी इनकाउंटर, और हमारे जवान रोज खून दे रहे हैं इस पे, वो रोजाना लड़ाई लड़ रहे हैं महाजों पे, माओ के बच्चे शहीद हो रहे हैं, एक एक साल के 6-6 महीने के बच्चों के बाप जाते हैं अंधेरे में, इनको पता है कि अपनी अपनी कोठियों की में से निकल के कभी देखें तो सही कि बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं और जहाँ 45-45 घंटे वो बैरक्स में टाइम गुजारते हैं, उनकी जिंदगी क्या है। आपकी ये इस तरह के लफाजी और जुमलाबाजी उनके हौसले पस्त करती है। खुदा का वास्ते कौम बनना सीखें, हर वक्त ऑपोजिशन ना बने रहा करें। इसी मुल्क से आपको इतने फैज लगे हुए, कभी एक जबान होके उनको शाबाश भी दें जो वहां लड़े, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, मैं खुद फौजी की बेटी हूं, मैं अपने बाप के पास बॉर्डर पे मिलने जाती रही हूं, मुझे पता है कि किस तरीके की वहां ड्यूटी चल रही होती है। इसलिए मैं इनकी ये खोखली बातें और जो ये सियासत का शिकार लोग हैं ना, और सियासी अनाद और बुग़्ज़ का शिकार है, मैं समझती हूँ, मैं इनको कंडेम करती हूँ। नेशनल एक्शन प्लान बिल्कुल इस वक्त इन प्लेस है, आपके फौजी जवान और आपकी सिविल हुकूमत आपस में इकट्ठे हैं। इसी वजह से हमने जो 27 फरवरी को हमारे पे अटैक हुआ था, 26 को हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और कल इंशाल्लाह कश्मीर डे भी आ रहा है। हम हर महाज पे हमारी फौज लड़ी है और हम उनके साथ खड़े हैं। और ये जो चंद इस किस्म के लोग निकल के आ रहे हैं सामने और एक कोशिश कर रहे हैं, और सारी कोशिश इसलिए हो रही है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, इस वक्त जो है वो दुनिया उनको बराबरी के लेवल पे जो है बयानात दे रही है कि हम आपके साथ इश्तराक चाहते हैं। डू मोर नहीं हो रहा है, डू मोर के लिए अब कोई डिक्टेशन नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। की ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।